हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। आप इसे याद रखेंगे, भाग 5 और अनुच्छेद कौन सा, 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। अब हम देखेंगे संसद की, तो संसद के कौन कौन से भाग होते हैं या संसद के अंगों की बात करें तो भारत में संसद के 3 अंग या 3 भाग होते हैं। जैसे एक तो होता हमारा राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा, एक होता हमारा लोकसभा। तो आपसे याद रखेंगे संसद के 3 भाग होते हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो 3 भाग होते हैं। अब अनुच्छेद 83 की बात करें, अनुच्छेद 83 में क्या उल्लेख किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 में संसद के सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि संसद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। आप इसे याद रखेंगे, राष्ट्रपति क्या है, कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष में एक बार में 1 वर्ष से ज़्यादा कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको एक बार में 1 वर्ष के द्वारा कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक साल करते हुए कितनी बार भी और कितनी भी बड़ी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल केवल 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आप इसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। बात करें भारत की, तो भारत में अभी तक लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार ही बढ़ाया गया है। क्या है, भारत में अभी तक लोकसभा के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया। पहली बार तो सन 1976 में, दूसरी बार सन 1977 में। तो 2 बार ही 2 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है और उस समय हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, जबकि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। फिर अनुच्छेद 84 की बात करें, अनुच्छेद 84 में क्या प्रावधान दिए गए हैं उसकी बात करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 में सांसदों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 में सांसद है तो सांसदों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कि हमारे सांसदों की कौन कौन सी योग्यताएं, जैसे पहली योग्यता आती है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, लोकसभा सांसद की न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सांसद की तो न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सांसद की न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या है, राज्यसभा सांसद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। क्या है, भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची है, एनरोल लिस्ट है जो हमारी निर्वाचन सूची, तो उसमें क्या है, उसका नाम होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वोट डालने वाला वो होना चाहिए। बात करें एक उम्मीदवार की, तो एक उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। क्या, एक उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है और ये प्रावधान हमारे 1996 के बाद किया गया था। आपको ये पहले पता होगा कि पहले क्या है, जो हमारे उम्मीदवार होते थे ये डरे हुए रहते थे कि कहीं वो चुनाव हार ना जाए, इसलिए वो कम से कम 5-5, 6-6 जगह से एक साथ चुनाव लड़ते थे। और कभी कभी क्या है, वो 500-600 जगह से ही जीत जाया करते थे और बाकी जितनी भी जगह होती थी उनको वो उम्मीदवारी छोड़ देते थे और किसी एक जगह पे वो अपना स्थान लेते थे। लेकिन सरकार को क्या है, इससे नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि बाकी जगह उन्हें दोबारा से चुनाव कराने पड़ते थे, तो सरकार का खर्चा बढ़ता था। तो 1996 में तय किया गया कि एक व्यक्ति या एक उम्मीदवार अधिकतम केवल 2 सीटों से ही चुनाव लड़ सकता है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सभी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। फिर अनुच्छेद 85 की बात करें, अनुच्छेद 85 में क्या प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का उल्लेख किया गया है। क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति क्या संसद का सत्र आहूत कर सकता है। क्या, राष्ट्रपति संसद के सत्र का आहूत कर सकता है और साथ ही साथ सत्रावसान भी कर सकता है।
तो ध्यान रखना, संसद का सत्र आहूत और सत्र अवसान दोनों के दोनों कौन कर सकते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति कर सकता है। और ये प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? ये प्रावधान हमारे अनुच्छेद 85 में दिए गए हैं। बात करें संसद के किसी भी सदन के, क्या संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखेंगे, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के मध्य 6 माह का से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारत की बात करें तो भारत की संसद में वर्तमान में 3 नियमित रूप से सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 3 नियमित सत्र बुलाए जाते हैं किसमें? भारत की संसद में। और वो सत्र कौन कौन से हैं? पहला सत्र आता हमारा बजट सत्र, दूसरा आता हमारा मानसून सत्र, तीसरा आता हमारा शीतकालीन सत्र। तो भारत की संसद में वर्तमान में 3 नियमित रूप से सत्र बुलाए जाते हैं। उपरोक्त तीनों सत्रों के अलावा संसद में विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। यदि सरकार को ये लगता है या राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि 3 सत्रों के अलावा भी कोई विशिष्ट सत्र होना चाहिए, तो एक कोई विशिष्ट सत्र भी बुलाया जा सकता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 86 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 86 की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है। क्या? भारत के संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति क्या संसद में संदेश भेज सकता है, साथ ही साथ अभिभाषण भी दे सकता है। तो संदेश भी भेज सकता है और अभिभाषण भी दे सकता है अनुच्छेद 86 के अनुसार। अनुच्छेद 87 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। क्या? अनुच्छेद 87 में क्या उल्लेख है? हमारे राष्ट्रपति महोदय के विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, क्या राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को समवेत रूप से बैठाकर विशेष अभिभाषण दे सकता है। मतलब एक साथ बैठाकर दोनों को क्या है विशेष अभिभाषण भी दे सकता है। और ये कहाँ लिखा गया है? हमारे अनुच्छेद 87 में। लोकसभा के आम चुनाव के बाद, ये आप याद रखेंगे, लोकसभा के आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में, लोकसभा के आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में और हर साल मतलब प्रतिवर्ष संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। तो आप इसे याद रखेंगे कौन कौन से समय पे? तो लोकसभा के तो आम चुनाव के बाद संसद का जब पहला सत्र आता है उसमें, और हर साल संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 88 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 88 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री और महान्यायवादी दोनों संसद के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्या है? अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री और महान्यायवादी दोनों के दोनों संसद के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि संसद की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे, महान्यायवादी भी संसद की जो कार्यवाही होगी उसमें भाग ले सकता है, मंत्री तो लेते ही हैं। तथा संसदीय समिति की कार्यवाही में भी ये भाग ले सकते हैं, लेकिन इस आधार पर उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्री होते हैं, ये मंत्री क्या है लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं, राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है तो न तो लोकसभा का सदस्य हो न ही राज्यसभा का सदस्य हो। तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट डालने का जब मौका आएगा तो वो वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वे सदन के सदस्य ना हों। क्योंकि सदन के सदस्य नहीं होंगे तो उनको वोट डालने का हक नहीं दिया जाएगा जब तक वो सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो महान्यायवादी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। महान्यायवादी क्या संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। बात करें अब सदन का नेता, जो हमारा लीडर ऑफ द हाउस है, उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा के सदन का नेता हैं। इससे पहले हमारे मनमोहन सिंह जी थे तो ये राज्यसभा से चुने जाते थे, तो राज्यसभा के सदन के नेता थे। कई हमारे नेता थे, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हमारे लोकसभा के थे। उसी प्रकार हमारे इंदिरा गांधी जी थी, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऐसे करके बहुत सारे जो सदस्य थे वो रोज़ राज्यसभा से भी हो सकते थे, लोकसभा से भी हो सकते थे। तो जिस सदन का सदस्य होता है प्रधानमंत्री, उस सदन का वो नेता होता है। दूसरे सदन में वो प्रधानमंत्री किसी मंत्री को सदन का नेता घोषित करता है। क्या है? दूसरे सदन में जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे तो वो राज्यसभा में सदन के नेता थे, तो लोकसभा में उनके द्वारा किसी और को, या फिर जैसे हमारे सोनिया गांधी जी या फिर किसी और को क्या है सदन का नेता घोषित कर देते हैं। वर्तमान में राज्यसभा का नेता कौन? हमारे पीयूष गोयल है।
तो हमने देखे सदन के नेता की, तो वर्तमान में राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। पीयूष गोयल अब नहीं है, पिछली वाली सरकार के अंदर पीयूष गोयल हमारे सदन के नेता थे। अभी कौन है? हमारे जेपी नड्डा जी हमारे सदन के नेता, राज्यसभा के नेता है। जबकि हमारे लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में हमारे सदन के नेता कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी है। तो अभी कौन है? हमारे लोकसभा में सदन के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी है, और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? हमारे जेपी नड्डा जी। अरे हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। विपक्ष के नेता की बात करें तो हमारे 1969 में विपक्ष के नेता का पद सृजित किया गया था। कब? 1969 में विपक्ष के नेता का पद सृजित किया गया था। 1977 में विपक्ष के नेता के पद को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। जो कैबिनेट मंत्री है उनके बराबर का दर्जा दिया जाता है हमारे जो विपक्ष का नेता है उनको। तो विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा दिया जाता है, न कि संवैधानिक। तो वैधानिक दर्जा देने के बाद विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं। विपक्षी इसके लिए क्या होना चाहिए? विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदन में कम से कम उस दल की 10% सीटें होनी अनिवार्य है। अब ये एक तथ्य है जो थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन तथ्य ये था कि 2014 से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। लेकिन अभी जो 2024 के अंदर जो चुनाव हुए थे, 2024 में हमारी जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की 240 के आसपास सीटें आई थी। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन थी, उसकी 240 के आसपास सीटें आई थी। तो उससे हमारे जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, तो उनको विपक्ष का नेता चुना गया है। तो अब 2024 में विपक्ष के नेता का पद खाली नहीं है। तो हमने देखा 2014 के बाद से जो 2014-2019 दो टर्म थी हमारी नरेंद्र मोदी जी सरकार की, तो उनमें तो हमारे विपक्षी दल का दर्जा किसी पार्टी को नहीं मिला था। लेकिन हमारे 2024 के बाद से हमारे कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दल का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें हमारे लोकसभा में विपक्ष का नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो उसी तरह हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो आप इनको दोनों को याद रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और लोकसभा में हमारे कौन है? राहुल गांधी जी हैं। और सदन के नेता हमारे जेपी नड्डा जी तो हमारे राज्यसभा में, और नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या है? लोकसभा में सदन के नेता हैं। अब सचेतक या व्हिप की बात करें, सचेतक या व्हिप की बात करें तो प्रत्येक राजनीतिक दल में अपना एक व्हिप नियुक्त करता है। प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करता है? सदन में अपना एक व्हिप नियुक्त करता है। व्हिप क्या? उस सदन के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। जो सदन है, तो सदन में सदस्यों के व्यवहार है, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? व्हिप करता है। दल के सदस्यों को सदन में व्हिप के निर्देशों का पालन करना होता है। व्हिप के जो निर्देश होते हैं उनको निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दल की, के सदस्यों की। यदि कोई सदस्य व्हिप के निर्देशों का पालन नहीं करता है और राजनीतिक दल उसे 15 दिन में क्या है? क्षमा नहीं करता है। क्या है? यदि कोई सदस्य व्हिप के निर्देशों का पालन नहीं करता और राजनीतिक दल 15 दिन में उस सदस्य को माफ़ या क्षमा नहीं करता, तो उस सदस्य को दल बदल का दोषी माना जाता है। क्या है? उस सदस्य को क्या है? दल बदल का दोषी माना जाता है। बात करें गुप्त मतदान में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इनमें व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। जिसकी जो इच्छा हो उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नैतिकता रहती है कि पार्टी जिस दिशा के अंदर वोट के लिए कहती है, सभी सदस्यों को उसी दिशा के अंदर वोट करना चाहिए। फिर त्रिशंकु संसद की बात करते हैं या हंग पार्लियामेंट की बात करें, मतलब यदि आम चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो इसे त्रिशंकु संसद कहते हैं। क्या? यदि आम चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता तो इसे त्रिशंकु संसद कहते हैं। इसी तरह से एक त्रिशंकु विधानसभा होता है। क्या? त्रिशंकु विधानसभा भी होता है। इसका मतलब है यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो इसे त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर एक आता है हमारा लैम डक सेशन। क्या है? लैम डक सेशन की बात करें, अगली लोकसभा चुनाव के बाद जब एक चुनाव हो चुका है, चुनाव खत्म हो गया, टर्म पूरी हो गई, 5 साल की टर्म पूरी होने वाली है और अगला चुनाव होना है, तो उसकी बात करें तो अगली लोकसभा चुनाव के बाद निर्वर्तमान लोकसभा का जो सत्र बुलाया जाता है। निर्वर्तमान मतलब कि एक बार चुनाव हो चुका है, अगली लोकसभा चुनाव के सदस्य चुन लिए गए हैं, लेकिन पिछली जो लोकसभा के सदस्य थे उनको एक बार वापस से बुलाया जाता है। क्या? एक बार वापस से बुलाया जाता है, तो उसे क्या? लैम डक सेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे सदस्य जो नई लोकसभा
का चुनाव हार चुके हैं वो लेम डक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कई ऐसे सदस्य होते हैं जो वर्तमान के लोकसभा के सदस्य तो हैं, लेकिन अगली लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उनके अंदर वो हार गए, लेकिन उनको एक बार लास्ट में तो बुलाया ही जाता है कि भैया कल से मत आना, ये तो कहेंगे ना उनको। तो वो सेशन जिसमें हमारे लैम डक आते हैं, लैम डक मतलब जो शून्य पर आउट हो जाते हैं, तो इसीलिए उसे लैम डक सेशन कहेंगे। फिर अनुच्छेद 98 की बात करें। अनुच्छेद 98 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 98 के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा के पृथक पृथक सचिवालय होंगे। क्या? अनुच्छेद 98 के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा के क्या होंगे? पृथक पृथक सचिवालय होंगे। अनुच्छेद 99 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सांसदों को शपथ लेना आवश्यक है। क्या? भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सांसदों को शपथ लेना आवश्यक है। सांसद क्या? राष्ट्रपति की प्रतिनिधि। क्या? राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि है, प्रोटेम स्पीकर, इसके समक्ष अनुसूची 3 में जो वर्णित है प्रारूप, उसके अनुसार शपथ लेंगे। तो कौन? सांसद क्या है? राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि होंगे, कौन? प्रोटेम स्पीकर, उसके समक्ष अनुसूची 3 में जैसा बताया गया है उसी के अनुसार शपथ लेंगे। तो शपथ लेने के बाद भी सांसद बन सकते हैं। फिर आता अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या प्रावधान दिए गए हैं बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख किया गया है। क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रावधान के अनुसार गणपूर्ति के लिए 10% सदस्य होने आवश्यक है कि वही सदन की कार्रवाई तभी शुरू की जाएगी जब उसकी कोरम पूर्ति हो। कोरम पूर्ति मतलब कार्रवाई शुरू करने के लिए मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए, इसे हम कोरम कहते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रावधान के अनुसार देखें तो 10% सदस्य कोरम के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी लोकसभा राज्यसभा के नियमानुसार गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्य की अनिवार्यता कर रखी है। वैसे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ 1/3, संविधान में तो 10% ही लिखा हुआ, लेकिन एक नियम अनुसार मान सकते हैं कि 1/3 सदस्य होंगे तभी कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिर अनुच्छेद 101 की बात करें। अनुच्छेद 101 क्या कहता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होने का उल्लेख किया गया है। क्या? भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होने का उल्लेख किया गया है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है, क्या है? यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो उस व्यक्ति को 10 दिन के भीतर अपना एक स्थान रिक्त करना होगा। ये दोनों में से एक स्थान रिक्त करना होगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति दोनों में से कोई भी स्थान रिक्त नहीं करता है तो उस व्यक्ति की राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो क्या होगा? उस व्यक्ति की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पहले से संसद के किसी सदन का सदस्य है, मतलब राज्यसभा का या फिर लोकसभा का सदस्य है, और बाद में दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है, मतलब पहले एक सदन का सदस्य है लेकिन बाद में क्या है, दोबारा से क्या है, दूसरे सदन का सदस्य बन जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो उस सदन व्यक्ति की पहले वाले सदन की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्या? पहले वाले सदन की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगले क्लॉज आता है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 2 सीटों पर निर्वाचित होता है, क्या है? यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 2 सीटों पर से निर्वाचित होता है तो 14 दिन के भीतर उस व्यक्ति को दोनों सदनों में से एक स्थान रिक्त करना होगा। तो उसे क्या करना होगा? 14 दिन के भीतर उस व्यक्ति को दोनों स्थानों में से एक स्थान रिक्त करना होगा। और यदि वह व्यक्ति 14 दिन के भीतर दोनों में से कोई भी पद रिक्त नहीं करता है तो उस व्यक्ति के दोनों स्थान अपने आप ही रिक्त हो जाएंगे। तो लोकसभा के लिए ये बात कही गई है। अगली बात आती है, यदि कोई सांसद, क्या है? यदि कोई सांसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है, क्या? यदि कोई सांसद क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसका वर्तमान पद क्या है, स्वतः ही रिक्त हो जाएगा, अपने आप ही रिक्त मान लिया जाएगा यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है। फिर आता है, यदि कोई सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है, यदि कोई सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका पद अपने आप ही रिक्त हो जाता है, तो उसका पद क्या अपने आप ही रिक्त मान लिया जाएगा। यदि न्यायालय संसद के किसी सदस्य के चुनाव को रद्द घोषित कर दे, न्यायालय क्या करे कि किसी सदस्य के चुनाव को रद्द घोषित करता है तो उसका पद अपने आप ही रिक्त हो जाता है, तो उसका पद क्या होता है, अपने आप ही रिक्त हो जाता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे, क्या? यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे
तो उस सदस्य की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो उस सदन से क्या है, उस सदस्य की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी 60 दिन का। तो ये वाला मामला हमारे सचिन तेंदुलकर के ऊपर लगा था कि वो एक लंबे समय तक बिना संसद की अनुमति के जो खेलने के लिए गए थे बाहर, तो वो वाली बात थी। तो ये केवल एलिगेशन था, वास्तव में तो उन्होंने अनुमति ली थी। यदि कोई लोकसभा सांसद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सांसद राज्यसभा सभापति को अपना त्यागपत्र दे देता है तो उसका पद भी अपने आप ही रिक्त हो जाता है। कि मतलब लोकसभा सदस्य तो क्या है कि लोकसभा सांसद क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा सांसद राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र लिख के दे देगा तो उनकी सदस्यता वैसे ही समाप्त मान ली जाएगी। इसके लिए कोई अनोखी कार्य करने की जरूरत नहीं है, वैसे समाप्त मान लेंगे। फिर आता अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनकी बात करें। अनुच्छेद 102 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 में सांसदों की अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 में सांसदों की अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। जैसे यदि कोई सांसद भारत का नागरिक ना रहे तो उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। क्या, यदि कोई सांसद भारत का नागरिक ना रहे तो उसे क्या मान लिया जाएगा, उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। यदि कोई सांसद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। क्या, यदि कोई सांसद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है तो भी उसे अयोग्य माना जाएगा। क्या, यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को विकृचित घोषित किया है, क्या, यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को विकृचित घोषित किया है तो वह सांसद पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। कुछ निर्योग्यताएं या अयोग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 102 में उल्लेख किया गया। फिर संसद के द्वारा निर्धारित सांसदों की अयोग्यताओं, दूसरी अयोग्यताएं हैं उनके बारे में। संसद के द्वारा निर्धारित सांसदों की अन्य अयोग्यताओं की बात करें तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निर्धारित अन्य निर्भरताएं क्या है, उसे चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी ठहराया गया हो। क्या, उसे क्या है, हमारे चुनावी जो अपराध है या चुनाव में भ्रष्टाचार आचरण के तहत क्या दोषी ठहराया गया हो, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा हुई हो। क्या, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा हुई हो, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में विफल रहा हो। वह क्या है, निर्धारित समय के भीतर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में विफल रहा हो, उसे सरकारी ठेका, कार्य या फिर सेवाओं में कोई रुचि हो। क्या, उसे सरकारी ठेका, कार्य या सेवाओं में कोई रुचि हो, वह निगम में लाभ के पद या फिर हमारे निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर हो जिसमें सरकार का हिस्सा 25% से ज़्यादा है तो भी उसे लाभ का पद माना जाएगा। तो वह क्या, कोई निगम है, निगम का मतलब कॉरपोरेशन, मतलब कोई कंपनी की बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जिसमें वह क्या है, लाभ के पद पे है या फिर निदेशक है या प्रबंध निदेशक के पद पे है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी में 25% से ज़्यादा हिस्सा किसका है, सरकार का, तो उसे इसके अंदर ही शामिल माना जाएगा, लाभ के पद के अंदर शामिल माना जाएगा। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण, उसे क्या, भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। क्या है, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने और रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया हो। क्या, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने और रिश्वतखोरी है या फिर रिश्वतखोरी है उसके लिए दंडित किया गया हो। उसे छुआछूत, दहेज या सती जैसे जो सामाजिक अपराध हैं उनका प्रसार करने और इसमें संलिप्त होने का दोषी पाया गया हो। हमारी कुछ अन्य निर्योग्यताएं हैं जिनके आधार पर हम सांसदों की सदस्यता को ख़त्म कर सकते हैं, जो हमने देखी। फिर आता है अधिकतम चुनावी खर्च की बात करें कि कौन से सदन के सदस्य हैं वो कितना खर्च कर सकते हैं उसकी बात करें तो विधानसभा चुनाव में एक सदस्य अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। तो विधानसभा के चुनाव की बात करें तो विधानसभा के चुनाव में एक सदस्य क्या अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं लोकसभा के चुनाव में एक सदस्य अधिकतम 95 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है। क्या, विधानसभा के चुनाव में तो अधिकतम 40 लाख रुपए और लोकसभा के चुनाव में अधिकतम 95 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है चुनाव के दौरान। अनुच्छेद 103 की बात करें, अनुच्छेद 103 में क्या प्रावधान है देखिए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से, क्या, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से सांसदों की अयोग्यता का निर्णय कर सकता है। क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में क्या प्रावधान किए गए हैं,
तो 103 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से, ध्यान रखना 103 में चुनाव आयोग की सलाह से सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है। फिर अनुच्छेद 104 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, क्या, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तथा संसद की कार्रवाई में फिर भी भाग लेता है, क्या, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, तो उस व्यक्ति पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 500 रुपये का जुर्माना लगता है। फिर अनुच्छेद 105 की बात करें, क्या अनुच्छेद 105 की बात करें, अनुच्छेद 105 में क्या प्रावधान दिए गए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब सांसदों के दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, एक तो होता है उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा होता है उनका सामूहिक विशेषाधिकार। तो 105 में क्या किया गया है, सांसद है तो सांसदों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है कि उनको कौन कौन से विशेषाधिकार मिलेंगे। तो दोनों के बारे में देखते हैं। पहला आता हमारा व्यक्तिगत विशेषाधिकार। क्या था व्यक्तिगत विशेषाधिकार या इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करें। पहला विशेषाधिकार है सांसदों को संसद सत्र के दौरान, क्या सांसदों को संसद सत्र के दौरान सत्र से 40 दिन पूर्व या सत्र के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप इसे याद रखेंगे, कोई भी सत्र शुरू हो रहा है, जैसे हमारा मानसून सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, कोई सा भी सत्र हो, तो सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र शुरू होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में नहीं है। आपको ये तो पता होगा मामले दो तरह के होते हैं, एक क्रिमिनल मामला और एक सिविल मामला। सिविल मामलों में क्या सज़ा नहीं दी जाती है, जबकि हमारे क्रिमिनल मामलों में सज़ा दी जाती है। क्रिमिनल मामलों में तो जुर्माना लगता है ज़्यादा, तो वो होता है जैसे मान लो तलाक के मामले होते हैं, दहेज के मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो क्या सिविल मामले होते हैं, तो उसमें क्या सज़ा नहीं दी जाती है। जब क्रिमिनल मामला जैसे रेप है, मर्डर है, तो ऐसी चीज़ें क्या है हमारे मारपीट है, क्रिमिनल मामला होता है। सांसदों को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। सांसद है तो सांसदों को क्या संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, और भाषण में वो कैसी बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे, तो किसी न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। कई बार क्या है उठपटांग हरकतें कर देते हैं हमारे सांसद, कई बार उल्टी पुल्टी बातें बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जाए और ये कह दे कि इस सांसद ने संसद में ये वाली बात क्यों कही। तो ऐसी बातों के लिए क्या है संसद में वाद नहीं लाया जा सकता, मतलब केस नहीं किया जा सकता उन पर। तो इनकी व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार है। कोई सांसद संसद या इसकी किसी समिति में, कोई सांसद संसद या इसकी किसी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या कोई भी सांसद क्या संसद या इसकी किसी भी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। फिर आता सांसद न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है। क्या सांसद क्या न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है, अर्थात संसद के सत्र के समय सांसद न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकता है। सांसद क्या न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है, अर्थात संसद के सत्र के समय सांसद न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकता है। फिर आता हमारा सामूहिक विशेषाधिकार, कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करें तो सामूहिक विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों सदनों से संबंधित होते हैं। संसद को अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट या वाद विवाद, क्या सदन को क्या है संसद क्या सदन को अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट और वाद विवाद को प्रकाशित करने और अन्यों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। सामूहिक रूप से एक सदन एक तरह से होता है, एक तरह से, और दोनों सदनों से संबंधित है, तो सदन को क्या है अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट और वाद विवाद इनको प्रकाशित करने का या फिर किसी अन्य को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या है सदन की पूर्व अनुमति के बिना, क्या इस अधिनियम ने क्या किया, सदन की पूर्व अनुमति के बिना सदन की कार्रवाई की सार्थक सही रिपोर्ट, भाई बिल्कुल वो टिप टॉप सही होनी चाहिए, वो उस रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया है। भाई प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत इस चीज़ को शामिल किया गया कि वो चाहे तो सदन की पूर्व अनुमति के बिना, तो संसद की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं इस मामले में, और सदन की कार्रवाई को सार्थक सही रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर सकता है।
कौन, और इससे क्या होगी, इस प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सिद्ध होता है। अनुच्छेद 361 के अनुसार यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होगा। सदन की कई गुप्त बैठकें होती है किचन कैबिनेट के अंदर या कैबिनेट के अंदर, तो उन बैठकों की बात करें तो उन गुप्त बैठकों के मामले में ये चीज़ लागू नहीं होगी। फिर संसद अपनी कार्रवाइयों से अतिथियों को बाहर कर सकती है। जब संसद की कार्रवाई चल रही हो तो कह सकती है कि इसमें जो बाहर के अतिथि आए हैं इनको बाहर कर दिया जाए, तो बाहर कर सकती है। तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए गुप्त बैठक भी कर सकती है। तो संसद क्या अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है या कुछ मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए गुप्त बैठक भी कर सकती है। संसद अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के में निर्णय के लिए नियम बना सकती है। संसद की अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन और इन मामलों में के निर्णय के लिए नियम भी बना सकती है। संसद सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को संसद के विशेषाधिकार को हनन या फिर सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास के द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो दंड के रूप में क्या क्या हो सकता है, हमारे निंदा भी की जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है और कारावास की सजा भी दिया जा सकता है यदि कोई विशेष अधिकारों के हनन करता है। तो संसद के सदस्यों की बर्खास्तगी या निष्कासन भी कर सकती है। क्या संसद के जो सदस्य हैं इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है या फिर उनको निकाला भी जा सकता है। संसद को किसी सदस्य के बंदी, निरुद्ध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी के मामले में यदि संसद पूछना चाहे तो उसको तात्कालिक सूचना चाहिए तो उसको मिलेगी। किस किस के मामले में, कोई सदस्य बंदी है, निरुद्ध है, अपराध सिद्ध हो चुका है या फिर कारावास या मुक्ति संबंधी यदि कुछ तात्कालिक सूचना प्राप्त करनी है तो संसद के पास विशेष अधिकार है कि दोनों सदनों के पास की वह उस सूचना को प्राप्त कर सकता है। संसद की बात करें तो संसद जांच कर सकती है। संसद क्या जांच कर सकती है तथा गवाहों की उपस्थिति और संबंधित पेपर या रिकॉर्ड के लिए आदेश भी दे सकती है। संसद कोई भी जांच कर सकती है, गवाह की उपस्थिति के लिए कह सकती है या फिर कोई पेपर या रिकॉर्ड की बात हो तो उनको भी मंगा सकती है और कह सकती है कि हमें देखना है, तो ऐसे आदेश भी दिए जा सकते हैं। सदन परिषद में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना, क्या सदन परिषद में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, मतलब जो सदन का सदस्य हो या फिर कोई बाहरी हो, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये आप खास ध्यान रखेंगे कि सदन परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, मतलब चाहे सदस्य हो चाहे बाहर से आया हुआ हो, दोनों को ही बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई चाहे सिविल हो चाहे आपराधिक हो वो की जा सकती है। तो ये पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। न्यायालय क्या सदन और सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय सदन और सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 106 की बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। सांसदों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। सांसदों के जो वेतन और भत्ते होते हैं संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। फिर आता संविधान में सांसदों की पेंशन का उल्लेख नहीं किया गया है। कि सांसदों की जो पेंशन कितनी होगी कितनी नहीं, तो संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका निर्धारण हमारे संसद के द्वारा ही किया जाएगा। इसका निर्धारण कौन करेगा, हमारी संसद ही करती है कि सांसदों को कितनी पेंशन मिलेगी। फिर आता अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद अपने कार्य के सुचारू संचालन के लिए, संसद क्या करेगी, अपने कार्य के सुचारू संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकती है। क्या कर सकती है, स्वयं नियम बना सकती है। जैसे संसद का समय क्या होगा, संसद के प्रश्न कौन कौन से होंगे, संसद के प्रश्नों के प्रकार कौन से होंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संसदीय समितियां आदि संसद के नियमों के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये नियम बना सकते हैं अनुच्छेद 118 के तहत संसद चाहे तो। अब बात करें संसद के समयकाल, संसद का समय क्या होगा उसकी बात करें। सबसे पहले आता है प्रश्नकाल। तो लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। लोकसभा में क्या 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल में सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल में क्या होता है, सदस्य क्या होते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। फिर आता है जीरो काल, शून्यकाल, जीरो ओवर। तो लोकसभा में 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। क्या लोकसभा में 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। भारतीय नवाचार की बात करते हैं 1962 से शून्यकाल में
संसद के सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना है तो इसमें पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय नवाचार है ये 1962 से चल रहा है। और इस नवाचार के तहत क्या शून्यकाल में संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी सवाल या कोई भी मामला उठाया सकते हैं। और भारतीय नवाचार है 1962 के तहत चल रहा है। और शून्यकाल क्या है? लोकसभा में 12 से 1 बजे तक का शून्यकाल होता है और 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल होता है। फिर लंच की बात करें तो संसद का लंच का समय 1 से 2 बजे के बीच में होता है। 1 से 2 बजे के बीच में हमारे संसद के लंच का समय होता है। फिर आगे की कार्रवाई या शाम की कार्रवाई की बात करें, इवनिंग प्रोसीडिंग्स, तो संसद में लंच से आगे की कार्रवाई 2 बजे से अंत तक चलती रहती है। क्या संसद में लंच से आगे की कार्रवाई क्या 2 बजे शुरू होती है और आगे चलती रहती है। लंच के बाद संसद में विभिन्न विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। लंच के बाद क्या होता है? लंच के बाद संसद में विभिन्न विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। तो ये तो हमने लोकसभा देखा। अब राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की अवधि लोकसभा के विपरीत होती है। क्या लोकसभा के विपरीत होती है? जैसे हमारे 11 से 12 लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, तो यहाँ 11 से 12 राज्यसभा में शून्यकाल होता है। और यहाँ 12 से 1 हमारे राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है, तो हमारे 12 से 1 क्या शून्यकाल होता है लोकसभा में। तो ये जस्ट उल्टा होता है। अब बात करेंगे प्रश्नकाल, तो बात कर ली, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संसद में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करें तो संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार देखें। संसद में किन किन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद की बात करें तो संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो संसद में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रकार के प्रश्न होते हैं हमारे तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। एक प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं? तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन। दूसरे होते हैं हमारे अतारांकित प्रश्न या अनस्टार्ड क्वेश्चन। तीसरे होते हैं हमारे अल्प सूचना वाले प्रश्न या शॉर्ट नोटिस वाले प्रश्न। तो उपरोक्त सभी प्रकार के प्रश्न क्या लोकसभा में या संसद में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही पूछे जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रश्नकाल के दौरान ही तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित हो, अतारांकित हो या अल्प सूचना वाले। अब इनके अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या मतलब इनके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। पहले होते हैं तारांकित प्रश्न। वह प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। वह ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं? मौखिक रूप से दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्या होता है? तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न मतलब क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लोकसभा में प्रतिदिन 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने? 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में तारांकित प्रश्नों के पूछे जाने की संख्या कितनी है? 15 है। तो लोकसभा में तो 20 और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इसे याद रखेंगे। और इनके जवाब कैसे दिए जाते हैं? मौखिक रूप से दिए जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अतारांकित प्रश्न। क्या होते हैं? अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो वह प्रश्न जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। तो वो प्रश्न जिनका उत्तर क्या लिखित रूप में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न कहते हैं। और अतारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आप इसे याद रखेंगे। अतारांकित प्रश्नों की बात करें तो अतारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। लोकसभा में प्रतिदिन 255 मतलब 230 + 25 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में कितने? 225 मतलब 230 + 25 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बात करें लोकसभा में पहले 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 तारांकित प्रश्न और बढ़ा दिए, मतलब टोटल करके अब मौका बना दिया कितना? 255 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में प्रतिदिन 160 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक सांसद एक दिन में अधिकतम 10 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। तीसरे प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे अल्प सूचना वाले प्रश्न, जो आते हैं हमारे शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन होते हैं। उनकी बात करें कि यदि कोई प्रश्न 10 दिन से कम नोटिस के पर पूछा जाता है, कि यदि कोई प्रश्न 10 दिन से कम के नोटिस पर पूछा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्प सूचना वाले प्रश्न कहेंगे। जो अत्यावश्यक मामले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले मामले हैं, उन मामलों में अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे मामले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन सूचना देने का टाइम नहीं है, उन मामलों में अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्री की सहमति के बिना इस प्रकार के प्रश्न स्वीकार किए जाते हैं। क्या है? मंत्री की सहमति के बिना इस प्रकार के प्रश्न स्वीकार किए जाते हैं। लोकसभा में प्रतिदिन एक अल्प सूचना वाला प्रश्न पूछा जा सकता है।
कितना लोकसभा में प्रतिदिन एक अल्प सूचना वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अति आवश्यक मामले एक दिन में एक ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो राज्यसभा में भी सेम ही बात है, राज्यसभा में भी प्रतिदिन एक अल्प सूचना वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 120। 120 में हमारे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उनकी बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। क्या भारत के संविधान में के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। संसद में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की अनुमति से। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये अन्य भाषा हमारे 22 अनुसूचित भाषाओं से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अन्य भाषा कोई सी भी हो सकती है, जैसे हमारी राजस्थानी भाषा या कोई और भाषा जो 22 भाषाओं में ना हो, तो वो भी हमारी भाषा हो सकती है। लेकिन ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही हो सकता है, नहीं तो हमारे हिंदी और अंग्रेजी दो ही भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 121 की बात करें। क्या है अनुच्छेद 121 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा तथा टिप्पणी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 121 के अनुसार की बात करें तो संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा तथा टिप्पणी नहीं की जा सकती, अर्थात संसद न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संसद क्या है, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के समय चर्चा की जा सकती है। जब न्यायाधीश है तो न्यायाधीश पर महाभियोग चल रहा हो तो उस समय उस पर चर्चा की जा सकती है। अनुच्छेद 122 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालय सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार क्या है, न्यायालय सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 123 आता है। क्या आता है अनुच्छेद 123 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्ति का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। अब आते भारत की लोकसभा के बारे में बात करें। लोकसभा ऑफ इंडिया, भारत की लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 81 में किया गया है। क्या लोकसभा का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा विधायिका का भाग या अंग होती है। विधायिका के 3 अंग होते हैं, उनमें से एक लोकसभा भी होती है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अन्य नाम क्या क्या हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस, अस्थायी सदन मतलब टेम्परेरी हाउस, लोकप्रिय सदन मतलब पॉपुलर हाउस, प्रथम सदन मतलब फर्स्ट चैम्बर, इस तरह कई नामों से जाना जाता है। लोकसभा के कौन कौन से नाम हो सकते हैं, निम्न सदन मतलब लोअर हाउस, अस्थायी सदन मतलब टेम्परेरी हाउस, लोकप्रिय सदन मतलब पॉपुलर हाउस, प्रथम सदन मतलब फर्स्ट चैम्बर, इन नामों से जाना जाता है। लोकसभा का लोकसभा नाम 1954 में पड़ा था। लोकसभा का क्या, लोकसभा नाम कब पड़ा था, 1954 में रखा गया था। 1954 से पहले लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपल रखा गया था। क्या लोकसभा का लोकसभा नाम 1954 में रखा गया था, उससे पहले उसे किस नाम से जाना जाता था, हाउस ऑफ पीपल्स, HOP। अब हम बात करें लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, 552 हो सकते हैं। लोकसभा अधिकतम सदस्यों में से कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों में से 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। कितने, 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों में से 2 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। तो ये बताया गया है कि लोकसभा में अधिकतम 550 तो निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम सदस्यों में से 2 क्या है, जो हमारे निर्वाचित नहीं है, ये मनोनीत है। तो मनोनीत में हमारे जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था उसकी बात कर रहे हैं। तो एंग्लो इंडियन के प्रावधान किए गए थे, तो 2 निर्वाचित नहीं है, 2 मनोनीत शब्द है। ये निर्वाचित शब्द गलत आ गया यहाँ पे। क्या 2 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। तो ये हमारे 2 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत मतलब नामित किए जाते हैं कि यदि पहले ये प्रावधान था कि जो हमारे लोकसभा के या राज्यसभा लोकसभा के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर ये माना जाता था कि हमारे जो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं उनका यदि उचित प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा के अंदर तो 2 सदस्यों का नामित कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। लेकिन 2019 के अंदर इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। जो हमारे विधानसभा के अंदर 1 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, तो वहीं हमारी लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। ये 2019 के अंदर समाप्त कर दिया गया है।
लोकसभा में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्यों में से 523 सदस्य राज्यों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्यों में से 20 सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो हमारे 530 तो हमारे राज्यों से और 20 कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान की बात करें, वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा में 543 वर्तमान सदस्य संख्या कितनी, 543, और 543 सदस्यों में से 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। क्या 543 सदस्यों में से क्या 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं? लोकसभा में वर्तमान 543 सदस्यों में से 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। कितने? 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। भारत के संविधान संशोधन 104 के अधीन, जो संशोधन अधिनियम 2020 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन है सदस्यों का मनोनयन 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो वर्तमान की जो संसद है, लोकसभा है, उसके अंदर क्या है, 2 एंग्लो इंडियन का सदस्य संख्या को कम कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश की है, वहीं दूसरे स्थान पर सीटों की संख्या कहाँ, महाराष्ट्र के पास है। ये सबसे ज़्यादा तो हमारे उत्तर प्रदेश के पास है, उसके बाद क्या, महाराष्ट्र के पास है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश के पास। ये महाराष्ट्र के पास 48, राजस्थान के पास 25, अरुणाचल प्रदेश के पास 2, त्रिपुरा के पास 2, मेघालय के पास 2, गोवा के पास 2, मणिपुर के पास 2, नागालैंड के पास 1। तो हम ये मिनिमम वाला भी देख रहे हैं, मिनिमम कितनी सीटें हो सकती है वो भी देख रहे हैं। सिक्किम के पास 1 और मिजोरम के पास 1-1 सीट हमारी लोकसभा की। फिर बात करें वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उनकी बात करें तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे कितनी 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1 सीट है, पुदुचेरी में 1 सीट है, चंडीगढ़ की बात करें तो 1 सीट है, लक्षद्वीप के पास 1 सीट है, अंडमान निकोबार के पास 1 सीट है, तो वहीं दमन दीव और दादर नगर हवेली इनके पास 2 सीट है। आप सोचेंगे कि सबके पास 1-1 है, दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली के पास 2 कैसे? पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो पहले इन दोनों के पास 1-1 थी, अब दोनों मिला दिया गया और दोनों को मिला के अब 2 हो गई है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, क्या लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, क्या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया था। क्या 1919 के द्वारा भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया था। सन 1921 में फ्रेडरिक वाइट पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? फ्रेडरिक वाइट। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की तारीख की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब किया जाएगा, तो इसकी तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 1925 की बात है तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे विट्ठल भाई पटेल। कब? 1925 में। आज़ादी की बात करें तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। हमारे जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर साहब क्या है, पहले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती है, आप इसे याद रखेंगे। वह लोकसभा सदस्य के रूप में ही अपनी शपथ लेता है। वह क्या, लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। बात करें लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन की बात तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन करते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के भंग होने पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा यदि भंग हो जाए तो लोकसभा के भंग होने पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, जब अगली लोकसभा आएगी तो अगली लोकसभा की पहली बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या अपने पद पे बना रहेगा। फिर बात करें मैं लोकसभा अध्यक्ष को यदि पद से हटाना हो
मतलब रिमूवल करना हो तो इसका क्या प्रोसीजर है, तो हटाने की क्या प्रक्रिया है उसकी बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन के नोटिस के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है कि 14 दिन पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देंगे। उनको नोटिस देने के बाद लोकसभा के अंदर ये हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में उस समय तत्कालीन सदस्यों की बात करें तो बहुमत व प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या तो मतलब बहुमत मतलब जो प्रभावी बहुमत है उससे पारित होता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। मतलब जिस समय लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में चल रहा हो तो उस समय वह पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन वो सदन की कार्रवाई में तो भाग ले सकता। क्यों? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है लेकिन वह सांसद तो रहता ही है, तो इसलिए क्या सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता। प्रस्ताव के समय लोकसभा अध्यक्ष सामान्य मत दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। वैसे क्या है हमारे उसका मत क्या है, दोनों सदन बराबरी होती है वोटों की, तो वह निर्णायक मत देता था। लेकिन अब क्या है कि वह सामान्य सदस्य बन गया है तो वह क्या है सामान्य मत तो दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में स्पीकर या अध्यक्ष की बात करें निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्याग पत्र दे देता है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। वह अपने दल के प्रति निष्ठा बना के रखता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के अपने दल का जुड़ा रहता है। जैसे हमारे वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला है, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारे जो ओम बिरला जी है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, तो ये हमारे बीजेपी इस पार्टी से, तो बीजेपी के प्रति उनकी श्रद्धा है, तो वही होते हैं वो पार्टी को छोड़ते नहीं। लेकिन ब्रिटेन में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उनको अपने दल से त्यागपत्र देना होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। अब हम बात करेंगे लोकसभा जो अध्यक्ष है, तो लोकसभा अध्यक्ष की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो उनमें कौन कौन सी शक्तियाँ उनकी बात करें। पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा के नियमों को लागू करवाना और अनुशासन बनाए रखना है। क्या लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है, लोकसभा के नियमों को लागू करवाना और अनुशासन बनाए रखना है। यदि लोकसभा में बराबर मत की स्थिति हो, क्या लोकसभा में यदि मतों की स्थिति कैसी हो, बराबर हो जाए कि पक्ष और विपक्ष दोनों की मतों की स्थिति क्या है, बराबर हो जाती है, तो अध्यक्ष क्या अपना निर्णायक मत दे सकता है। जो अपना कास्टिंग वोट है वो अध्यक्ष दे सकता है। आप इसे याद रखेंगे, जो निर्णायक मत है वो अध्यक्ष दे सकता है। अध्यक्ष क्या लोकसभा के सदस्यों की दल बदल पर निर्णय लेता है। अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा के सदस्यों के दल बदल पर निर्णय भी लेता है। अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करता है। यदि लोकसभा के सदस्य अपने त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अध्यक्ष क्या करता है, उनका त्यागपत्र ले सकता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोकसभा में जितनी भी समितियां होती हैं उन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। क्या लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठकें होती है, तो उन संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। फिर बात करें कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्या कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है और अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम माना जाता है कि कोई भी विधेयक हमारे धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा का अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है। अध्यक्ष क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता है। जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष है ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संसदीय प्रतिनिधि मंडल आता है, जो भारत की तरफ से जाता है, तो उसकी जो नेतृत्व कौन करेगा, हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वेतन की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, दोनों के वेतन की बात करें तो दोनों के वेतन हमारे भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। फिर आता प्रोटेम स्पीकर, तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी। तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद, क्या लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों में से भी जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। क्या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, जो वरिष्ठतम सदस्य हो। ये एज में नहीं है, आप ये सोचें कि ये एज में जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा तो वो नहीं होता। एज में वरिष्ठ वो होता है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक लोकसभा चुनाव जीते हैं, क्या या फिर जो सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सांसद रहा है वह हमारा वरिष्ठतम सदस्य माना जाएगा। तो वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति फ्रांसीसी परंपरा है। जो फ्रांस के अंदर ये परंपरा चलती थी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, वहीं से हमने ये परंपरा ली है। अर्थात भारत के संविधान में प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से ली गई है। याद रखें, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में दिलवाता है, न कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में। तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में दिलवाता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही जैसे ही हमारे लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव कौन कराता? हमारे प्रोटेम स्पीकर ही चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख निर्धारित करता है और प्रोटेम स्पीकर चुनाव करवाता है। जैसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, वैसे हमारे प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अभी 17वीं नहीं, 18वीं लोकसभा चल रही है। क्या? 18वीं लोकसभा चल रही है हमारी। तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारी 16वीं लोकसभा थी 2014 की, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर हमारे कमलनाथ को बनाया गया था। 17वीं लोकसभा की बात करें 2019 वाली, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर हमारे वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। तो वैसे हमारी जो 18वीं लोकसभा है वर्तमान वाली 2024 वाली, उसमें हमारी जो भर्तृहरि मेहताब है उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। और ये हमारे बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं, भर्तृहरि मेहताब। वर्तमान 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनी गई है, उनके प्रोटेम स्पीकर थे हमारे भर्तृहरि मेहताब। बात करें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की, तो उनके कौन कौन से कार्य होते हैं? लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं। जैसे लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना। पहला कार्य क्या होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना। दूसरा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका निर्वाचन कराने का कार्य भी हमारे प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। फिर बात करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष की। क्या लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन, क्या लोकसभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन और हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही है। लोकसभा के अध्यक्ष की तरह लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया और निर्वाचन सेम है। लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा भंग होने तक ही होता है। लोकसभा भंग हुई, खत्म। लेकिन उपाध्यक्ष का कार्यकाल तो अध्यक्ष का नहीं होता, लेकिन अर्थात लोकसभा भंग होते ही लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, क्या लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा को अध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये याद रखेंगे आप। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, जब लोकसभा का अध्यक्ष ना हो उस समय बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो उपाध्यक्ष ही करेंगे। जब लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, तब उपाध्यक्ष के पास वही शक्तियाँ होती है जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। वो सारी शक्तियाँ उनको मिल जाती है। जब भी लोकसभा उपाध्यक्ष किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है, क्या जब भी लोकसभा का उपाध्यक्ष किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है, तब उपाध्यक्ष उस समिति का अपने आप ही अध्यक्ष बन जाता है। क्या उपाध्यक्ष क्या करेगा कि जिस संसदीय समिति का सदस्य बनेगा उस समिति का क्या है, वो अपने आप ही अध्यक्ष बन जाता है। बात करें वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। फिर बात करें लोकसभा में अध्यक्षों का एक 10 सदस्यीय पैनल होता है। क्या था? लोकसभा में अध्यक्षों का एक 10 सदस्यीय पैनल होता है। उसकी बात करें तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा में अध्यक्षों का 10 सदस्यीय पैनल बनाते हैं। लोकसभा में सदस्य क्या है? लोकसभा में अध्यक्षों का एक 10 सदस्यीय पैनल बनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में क्या पैनल के सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जो पैनल के सदस्य होंगे वो क्या करते हैं? बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारे संसद का पार्ट था, भारत की संसद का पार्ट 1। पार्ट 2 से हम भारत की राज्यसभा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।